हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पॉलिटिकल साइंस सेक का जो आपका एग्ज़ाम है, जो पेपर का नाम है दोस्तों वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। बीए प्रोग्राम वालों के लिए है ये, 6 सेमेस्टर वालों के, यानी कि जो अब 3rd ईयर में है। ठीक है दोस्तों, ये एसवाल एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपने जो कमेंट किए थे दोस्तों संघर्ष के आयाम पर वीडियो बनाने के लिए, तो उसी के आंसर्स मैं आज लेके आई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, संघर्ष के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिख देनी है संघर्ष की। तो ग्लीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे कि एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो समझ लीजिए जो ये व्यक्ति है ये क्या करना चाहता है, अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है दूसरे व्यक्ति के थ्रू। तो वो प्रत्यक्ष हिंसा भी दिखा सकता है या फिर उसे धमकी भी दे सकता है। तो ये गिलिन की डेफिनेशन है। अगर आप गिलिन की मतलब डेफिनेशन के अनुसार आप लिख के आएंगे तो एक पेपर में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो संघर्ष की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संघर्ष किसी न किसी मात्रा में सभी समाजों में पाया जाता है। जहाँ भी सामाजिक संबंध होते हैं वहाँ संघर्ष भी प्रकट होता है, चाहे वह व्यक्तियों के बीच हो या समूहों के बीच। इस प्रकार संघर्ष क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि संघर्ष हर समाज में विद्यमान होता है। अगर आप देखोगे व्यक्तियों में भी होता है, ये समाज में भी होता है, और देश के स्तर पे भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। इसलिए संघर्ष को क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया का नाम इसे दिया जाता है। तो सेकंड इसकी जो विशेषता है वो है, संघर्ष की प्रक्रिया हिंसात्मक या अहिंसात्मक दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि जो संघर्ष का रिजल्ट है वो हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी। थर्ड है दोस्तों, संघर्ष की प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। संघर्ष समाज में एकता को भी जन्म देता है और समाज में विरोध भी उत्पन्न करता है। फोर्थ है, मानव संबंधों में संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं, कि एक समाज में संघर्ष होना बहुत अजीब चीज़ है या फिर एक समाज में संघर्ष नहीं हो सकता। संघर्ष एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि हर समाज में पाई जाती है। तो ये थे संघर्ष की कुछ विशेषताएं और कुछ डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो संघर्ष का जो सबसे पहला आयाम है वो है व्यक्तिगत संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिगत संघर्ष को समझ लेते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष उसे कहते हैं जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है तथा वह अपने स्वयं के हित के लिए अन्य को शारीरिक हानि पहुंचाने तक भी तैयार हो जाते हैं। परस्पर विरोधी लक्ष्य को लेकर घृणा, द्वेष, क्रोध, शत्रुता आदि के कारण इस प्रकार का संघर्ष हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत संघर्ष यानी कि दो व्यक्तियों के बीच होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है वो क्या करना चाहता है, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। इससे क्या, वो लक्ष्य जो प्राप्त करना चाहता है इसके लिए वह दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके मन में घृणा की भावना होगी, मतलब गुस्सा होगा, द्वेष होगा और शत्रुता होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसे व्यक्तिगत संघर्ष का दर्जा दिया जाएगा। आगे समझते हैं व्यक्तिगत संघर्ष को। व्यक्तिगत संघर्ष आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब व्यक्ति का संघर्ष स्वयं से हो तो वह आंतरिक संघर्ष का रूप ले लेता है। जब व्यक्ति का संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति या समूह से होता है तो वह बाह्य संघर्ष का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए किसी कार्य को करना या ना करने का मानसिक द्वंद आंतरिक संघर्ष है, यानी कि जब अपने मन में ही संघर्ष चल रहा होता है तो वो आंतरिक संघर्ष होता है। वह जमीन जायदाद आदि के लिए होने वाला संघर्ष बाह्य संघर्ष है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से होने वाला संघर्ष बाह्य संघर्ष है। तो व्यक्तिगत संघर्ष को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। व्यक्ति के भीतर होने वाले संघर्ष आंतरिक संघर्ष के मुख्य रूप से 3 कारक हैं जो इसे जन्म देते हैं। कुंठा, स्वार्थपरकता व हितों का टकराव। व्यक्ति स्वयं जब लक्ष्य निर्धारित करता है वह किसी अवरोध से यदि वह लक्ष्य बाधित हो जाता है तो व्यक्ति की वह असफलता कुंठा का रूप ले लेती है, और जिसके परिणाम से व्यक्ति की कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जो उसके आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होने के जो कारण है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति की स्वार्थपरकता है। अपने स्वार्थों की पूर्ति वह उचित, अनुचित, वैध, अवैध सभी तरीकों से करना चाहता है। फलतः व्यक्तिगत प्रशा उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कुछ आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती है जो आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। व्यक्ति कभी स्वयं के हितों के कारण भी दुविधा में पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप व्यक्तिगत संघर्ष में डाल सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत संघर्ष 2 प्रकार के होते हैं और ये किस वजह से उत्पन्न होता है, ये ज़्यादातर स्वार्थ या फिर कुंठा की वजह से उत्पन्न
होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो व्यक्ति होगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द्वंद्व करता है, मतलब संघर्ष करता है या फिर विवाद करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत संघर्ष शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं, इनकी प्रकृति में निरंतरता नहीं रहती, मतलब कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहते, कभी संघर्ष चलता है तो कभी बंद भी हो जाता है, वह फिर चल सकता है, यानी कि कभी स्टार्ट हुआ, कभी रुक गया, कभी दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा जो व्यक्तिगत संघर्ष होगा। जब तक संघर्ष की परिणति सहयोग में ना हो जाए, यह चलता ही रहता है। यह संघर्ष अत्यधिक कटु नहीं होते, क्योंकि सामाजिक नियम उन्हें किसी न किसी रूप में नियंत्रित रखते हैं। इसमें शारीरिक हिंसा तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी कि इसमें जो शारीरिक हिंसा है, मतलब मार धाड़ होगी या फिर किसी का कत्ल वगैरह होगा, इसमें बहुत ही कम लेवल पे होगी, कम स्तर पे होगी। ठीक है, अगले आयाम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा है प्रजातीय संघर्ष। जब आनुवांशिक शारीरिक भेदभाव के कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे प्रजाति कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक शारीरिक भेदभाव के कारण जब भी व्यक्तियों का वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो उसे हम प्रजाति का दर्जा दिया जाएगा। व्यक्तिगत संघर्ष के अतिरिक्त सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है, प्रजातीय संघर्ष भी इसमें से एक है। प्रजातीय संघर्ष का आधार प्रजातीय श्रेष्ठता व हीनता जैसी वैज्ञानिक अवधारणा है। श्रेष्ठता व हीनता का मुख्य आधार संस्तरण है, वह उच्चता व निम्नता की भावना होती है। संस्तरण के कारण उच्च स्तर के व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वह उन अधिकारों का प्रयोग जब संस्तरण के निचले स्तर के व्यक्तियों पर किया जाता है या प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह प्रजातीय संघर्ष है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वर्ग है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उच्चतर और निम्नतम, यानी कि अमीर गरीब एक एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो अमीर होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि गरीब पर शासन करता है। भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता, जीन संरचना, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, सांस्कृतिक भिन्नता आदि ऐसे तत्व हैं जो प्रजाति की उच्चता व निम्नता निर्धारण में सहायक होते हैं। जैसे कि भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि तुम ऐसी भौगोलिक स्थिति में जन्म लिया है किसी ने, कि जैसे समझ लीजिए किसी गरीब प्रदेश में किसी ने जन्म लिया है, या जीन की संरचना उसकी ऐसी है, उसकी शारीरिक जो लक्षण है वो अलग है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं LGBT का, या फिर कोई विकलांग है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता भी हो सकती है, जैसे किसी को वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं है, वो इंडियन ज़्यादा प्रीफर करता है। तो ये सारे कारण हैं जो प्रजातीय संघर्ष के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, भेदभाव की भावना उस समाज में अधिक पाई जाती है जहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन में बहुत अधिक विरोधाभास होता है। यानी कि संस्कृति बहुत ज़्यादा अलग है, समाज अलग है, आर्थिक जीवन मतलब ऊंच नीच ज़्यादा है, नस्ल रंग वंश की दृष्टि से जिन राष्ट्रों में अलगाव की भावना है एवं जहाँ संस्कृति रीति रिवाज व परंपराओं के कारण भिन्नता है, वहाँ की स्थिति वास्तव में ही शोचनीय है। जातीय पृथक्करण की नीतियाँ विश्व के लिए एक बड़ा कलंक है। देखो, ऐसी जो ये वाली जो आयाम है दोस्तों, हमें भारत में भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग वंश के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाज को, अलग संस्कृति को मानने वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से भेदभाव देखने को हमें मिल जाता है। अगला है दोस्तों वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष में हम आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मालिक व दास, मध्य युग में सामंत व सेवक या कामदार, आधुनिक युग में मजदूर व पूंजीपति आदि वर्ग रहे हैं। विभिन्न समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परस्पर भिन्नताएं पाई जाती है, फलतः उनके जीवन प्रतिमान एक दूसरे से मेल नहीं खाते व ये समूह कालांतर में विभिन्न वर्गों का रूप ले लेते हैं। प्रत्येक वर्ग सामाजिक व आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार की स्थिति उनके बीच विवाद व संघर्ष को जन्म देती है। जैसे कि पहले क्या होता था दोस्तों, पहले के ज़माने में, जैसे कि पहले की बात करें हम, तो पहले जो डिवाइड होता था, जो लोग होंगे, जैसे कि कोई मालिक होगा, कोई भूदास होगा, कोई राजा होगा, तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों के मन में एक तरीके से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में मजदूर मिल मालिकों का संघर्ष देखने को मिलता है। मजदूर अधिक से अधिक वेतन व सुविधाएं लेना चाहता है, जबकि पूंजीपति उनका अधिक से अधिक शोषण करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मजदूर और मिल के मालिक का है। जैसे कि मिल का मालिक क्या चाहता है कि अधिक से अधिक क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करें यहाँ पे और इन्हें कम से कम पैसा दिया जाए, लेकिन मजदूर क्या चाहते हैं, इन्हें अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। परिणामतः उनमें क्या हो जाता है, संघर्ष होता है। इस संघर्ष में मजदूर मिल मालिकों को उनके मांगे ना मानने पर तोड़ फोड़ की धमकी देते हैं, वह अनेक बार ऐसा कर भी देते हैं। कुछ वर्ग के लोग आजकल अधिकारियों, मंत्रियों आदि का अपनी मांगों के समर्थन में घेराव करते हैं तथा हड़ताल व नारेबाजी करते हैं। ये सभी वर्ग संघर्ष के ही लक्षण है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष जैसे कि कोई टीचर मिलके संघर्ष कर रहे हैं, या फिर कोई डॉक्टर कर रहा है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर का जो संघर्ष हुआ था, डॉक्टर ने सभी डॉक्टरों ने मिलके करा था। ठीक है, ऐसी मजदूर का, जैसे अभी किसानों का हुआ था। तो ये सारे वर्ग संघर्ष के एग्जाम्पल है।
कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज सदैव दो आर्थिक वर्गों में बटा रहेगा, शोषक व शोषित, यानी कि एक जो शोषण कर रहा है और दूसरा जो शोषित हो रहा है। ये वर्ग सदैव एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहेंगे जब तक कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना ना हो जाए, यानी कि इन दोनों में संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों में जो ये शोषक और शोषित जो बटे हुए हैं वो अलग ना हो जाए। मनोवैज्ञानिक रूप से इस संघर्ष को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति विशेष में श्रेष्ठता व हीनता की भावना स्वतः होती है। क्योंकि वर्ग विहीन समाज का अस्तित्व वर्ग स्वार्थों के कारण व्यवहारिक रूप में कठिन है, अतः वर्ग संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है। तो वर्ग संघर्ष भी क्या है दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसे खत्म किया जा सकता है, ये लोगों के दिमाग में ही होती है, ऊंच नीच वगैरह, हीनता श्रेष्ठता, ठीक है दोस्तों। तो ये सार्वभौमिक घटना है जो हमेशा चलती रहती है। ऐसे संघर्षों का अंत प्रत्येक बार या तो समग्र समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में होता है या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में निहित होता है। अगला समझते हैं दोस्तों, अगला हमारा है जातीय संघर्ष। जातीय संकीर्णता सामाजिक संघर्षों का एक प्रमुख कारण बनी है। यह समस्या अर्धविकसित व विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, यानी कि जातीय संघर्ष हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, अर्धविकसित यानी कि जो गरीब देश है, या फिर विकासशील जो अभी विकास कर रहे हैं। हम कुछ जातीय पूर्वाग्रहों को पालते हैं क्योंकि इनसे हमारी सुरक्षा, प्रतिष्ठा व मान्यता जैसी कतिपय गहन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। सामाजिक व्यवस्था में जाति विशेष की श्रेष्ठता व हीनता को मानने की प्रवृत्ति जातीय संघर्ष का कारण बनती है। ऐसे संघर्ष भी संस्करण की मानसिकता से जुड़े रहते हैं, यानी कि देखा होगा आपने, जैसे भारत जैसे देश में देखा होगा, जाति से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुद्दे जो होते हैं वो संघर्ष का कारण बन जाते हैं। आज कट्टरपंथी व उदारवादी लोगों के बीच जो संघर्ष होता है वह जातीय संघर्ष का ही एक भाग है। एक जाति का शासन के साथ कट्टरपंथी का जातीय समीकरणों के साथ, किसी जाति विशेष का जाति विशेष के साथ, उदारवादी और कट्टरपंथी आदि के बीच होने वाले संघर्ष जातीय संघर्ष के विभिन्न स्वरूप है, यानी कि एक एग्जाम्पल हो गए ये सारे के सारे जातीय संघर्ष के। भारत में जातीय तनाव अधिक देखने को मिलता है, यानी कि आपने देखा होगा भारत में एक कास्टिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मणिपुर में नागा व हुक्की जाति का विवाद और बिहार में लाला व ब्राह्मण जाति का विवाद। ये तो आप ये कुछ एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है हमारा राजनीतिक संघर्ष। अगला है हमारा राजनीतिक संघर्ष। तो राजनीतिक संघर्ष के दो रूप है, राष्ट्रीय संघर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। जातिवाद, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक तनाव, उग्रवाद, पृथक्करण, विभाजन आदि राष्ट्रीय संघर्षों के प्रमुख कारण बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अभिव्यक्ति के भी अनेक रूप है, जैसे घृणा, आक्रामकता की अभिवृत्ति, जिसके फलस्वरूप समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन पर भड़कीले समाचार प्रसारित कर मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जाता है, यानी कि लोगों के माइंड में ही युद्ध किया जाता है। लोगों के माइंड को ही मतलब एक तरीके से इस तरीके से बना दिया जाता है कि हाँ भाई वो उसके उग्र हो जाते हैं, जिस वजह से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। स्वजातिवाद की पृष्ठभूमि भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव का एक प्रमुख कारण है। तो जैसा कि आपने देखा था राजनीतिक संघर्ष जो हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे विभाजन हुआ था, तब जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो भी एक राजनीतिक ही संघर्ष था। उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। तो इसमें जातीय सांप्रदायिक तनाव भी आ जाता है, जैसे कि सांप्रदायिकता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो धर्म के आधार पे लेके जो राजनीति होती है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, किसी भी धर्म को लेके एक धर्म को ज़्यादा वो देना, ज़्यादा प्राथमिकता देना, ठीक है दोस्तों, दूसरे धर्म को ना देना। लेकिन भारत में क्या है, सारे धर्म को इक्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा लास्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। ये हमारा लास्ट आयाम है संघर्ष का। यह भी राजनीतिक संघर्ष का एक विस्तृत रूप है। राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए एक देश में संघर्ष चल रहा है और वो जो संघर्ष है देश से बढ़कर दूसरे देश में फैल गया जाके, ठीक है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहेंगे। जैसे कि श्रीलंका में जब सिंगली और तमिलों का विवाद चल रहा था तो उसकी वजह से भारत में भी वो विवाद था, वो पहुंच गया था तमिलनाडु क्षेत्र तक देखा जाए तो, ठीक है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर जो अभी यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरे शब्दों में जब राष्ट्रीय सीमाओं के पार संघर्ष होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। इसका सबसे स्पष्ट रूप युद्ध है जो कि भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच व अन्य राष्ट्रों के बीच होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद अभी चल रहा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1965 में, ठीक है, और 1971 में भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन के बीच और भारत के बीच हुआ था दोस्तों 1962 में। तो ये सारे जितने भी युद्ध होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, पूरे विश्व के स्तर पे होते हैं, दो देशों में या दो से अधिक देशों में जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाते हैं।
तो ये तो थे सारे दोस्तों आज आयाम, जो संघर्ष के आयाम थे। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो संघर्ष अनेक स्वरूपों प्रकारों में दृष्टिगोचर है, यानी कि अनेक रूपों में हमें पाया जाता है। व्यक्तिगत संघर्ष से प्रारंभ होकर संघर्ष प्रजातीय वर्ग संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जातीय संघर्ष में परिवर्तित होता है। वह अंततः संघर्ष के विभिन्न रूप राजनीतिक स्तर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संघर्ष जो उत्पन्न होता है वो इंसान के मन से, मतलब इंसान एक सिंगल पर्सन के मन से स्टार्ट होता है, एक सिंगल पर्सन से स्टार्ट होता है और कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लेवल तक पहुँच जाता है। भारत के संदर्भ में संघर्ष के इन स्वरूपों की विवेचना की जा सकती है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, जैसे कि बताइए आपको, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारत का विभाजन होता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र की स्थापना हुई थी। विभाजन के बाद धर्म को लेकर जो दंगे हुए वे धार्मिक आधार पर निर्मित थे। वह स्वतंत्रता के बाद भी कहीं कहीं समाज विरोधी तत्वों के द्वारा धार्मिक भावनाओं के आधार पर दंगे फसाद किए गए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसी घटनाएं राष्ट्र विरोधी मानी जाती हैं। यानी कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इसमें किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि ये राष्ट्रीय धर्म है, सभी धर्म को इक्वालिटी दी गई है। तो अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसे राष्ट्र विरोधी घटनाएं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा निष्कर्ष। तो ये था दोस्तों संघर्ष के आयाम। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जो भी कोई भी अगर आप अभी भी वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो वो बना दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग से रिलेटेड बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।